गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इतिहास का, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है बच्चों कि एक निश्चित सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में जो प्रेम और एकजुटता की भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग किसी फैमिली का हिस्सा हैं, जिस भी फैमिली का आप लोग हिस्सा हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी उसमें रहते होंगे। तो उनके प्रति एक जो आपके मन में प्रेम होता है, जो एक लगाव होता है, वो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट करता है, दूसरे लोगों से अलग करता है। इसी तरीके से यही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद के अंदर हम लोग एक फैमिली की तरह से अपने देश को देखते हैं, अपने राष्ट्र को देखते हैं और अपने आप को एक समूह का, उस जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों का हिस्सा समझते हैं और उनके प्रति हमारे मन में जो भ्रातृत्व की भावना, जो भाईचारे की भावना होती है और जो उनके लिए एक अपनेपन की भावना होती है और अपने देश के लिए जो एक प्रेम की भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि भारत जो है पहले समय में अगर हम देखें तो भारत एक बहुत ही ज़्यादा विकसित देश था। इतिहास जब देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ उससे पहले भारत एक बहुत ही विकसित देश था। और लेकिन जो भारत है वो पूरा का पूरा एक राष्ट्र ना होके छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे के पूरे देश पर अपना कब्ज़ा, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब भारत के लोगों को ये एहसास होता है कि हमारे देश पर विदेशियों का कब्ज़ा है और हमें उनसे छुटकारा चाहिए। और जो विदेशी हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो हमारे देश का भला नहीं चाह सकते हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत मानी जाती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था और 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। उसी के बाद का हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि 2 विश्व युद्ध अब तक हुए हैं विश्व में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान विश्व को उठाना पड़ा है। पहला हमारा हुआ था 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक और दूसरा हमारा हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में स्थितियाँ बनी, उसके बाद का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन आया। राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन, सारी की सारी स्थितियां बदल गई। रक्षा व्यय के नाम पर लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा रक्षा व्यय के लिए। और क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि देश की रक्षा करनी है और देश की रक्षा करने के लिए सेना पर खर्चा करना है और खर्चा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, वो भी शुरू कर दिया। उससे पहले आयकर नहीं होता था देश में, लेकिन सीमा शुल्क शुरू कर दिया। और ज़बरदस्ती गांव के लोगों को सेना में भर्ती किया जाने लगा, जिसकी वजह से गांव के लोगों के अंदर भी बहुत सारा आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। और 1913 से लेकर 1918 तक सभी चीज़ों के दाम लगभग 2 गुने बढ़ गए थे, क्योंकि पूरी तरह से जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी देश की। और उसके बाद क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, 1919 के आसपास, 1919 और 1920 के आसपास जो है बहुत ज़्यादा बड़ा अकाल उस टाइम पड़ा था। लोगों की फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। और फसल जब बर्बाद हो गई, ऊपर से टैक्स अंग्रेजी सरकार ने लगाया हुआ था, लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो टैक्स कैसे दे सकते थे। दूसरा, उसी टाइम पे एक बीमारी फैली थी, फ्लू नाम की महामारी। जैसे आजकल हमारे देश में कोरोना फैली हुई, ठीक उसी तरह की एक बीमारी थी फ्लू, वो भी महामारी थी और उससे लगभग 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे उस समय, जबकि देश की जनसंख्या बहुत कम थी। उस समय इतने लोगों की मृत्यु होना बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब यह है कि देश की स्थिति हर तरीके से खराब थी, महामारी की वजह से भी,
ऊपर से अंग्रेज़ी सरकार ने लगान लगाया हुआ था, ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ भर गया था। और लोगों को पता था, भारतीय लोग ये जानते थे कि ये जो है बाहर से आए हुए हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं, हमारे देश का उन्होंने कोई भला नहीं करना है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताया, ये मुख्य कारण है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय के ये मुख्य कारण है, और इन्हीं कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना धीरे 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 विकसित हुई। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह वाला जो क्वेश्चन है वो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है देखने के लिए। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो उसको आपको जानना होगा। सत्याग्रह जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य की खोज करना। महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे, और उनके अनुसार सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के लिए जब आप आग्रह करते हैं, आपकी इच्छा अगर प्रबल है और आप अन्याय के विरुद्ध अपना संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही केवल अहिंसा के बल पर आप अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं केवल अहिंसा के बल पर। उसके लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये महात्मा गांधी जी का विचार था सत्याग्रह के लिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर अंततः इस संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। महात्मा गांधी जी ने बताया है कि सत्याग्रह कोई शारीरिक बल नहीं है, बल्कि एक आत्मबल है। आत्मा का बल इसके अंदर शामिल होता है। आत्मा जो होती है, उनका मानना यह है कि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, आत्मा के अंदर पूरा ज्ञान हमारा होता है और आत्मा को सब कुछ पता होता है। सत्याग्रह के अंदर हम लोगों को सामने वाले को कोई कष्ट नहीं देना होता है, बल्कि उसके मन में परिवर्तन लाना होता है, और उसके मन में परिवर्तन ला के ही हमें अपनी बात उससे मनवानी होती है। हम उसे किसी तरह से डरा कर धमका कर अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, बल्कि हमें उसको सच्चाई दिखानी है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अन्यायपूर्ण कर रहे हैं, और उसी तरीके से हमें उनके सामने अपने पक्ष को रखना होता है और अपने पक्ष को उससे मनवाना होता है। तो ये हमारा गांधी जी के अनुसार यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक शुद्ध आत्मबल है, और गांधी जी का मानना है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा के द्वारा हम ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो कि हम शस्त्रों के द्वारा नहीं हासिल कर सकते। ये बात तो तय है कि ब्रिटिश लोगों के पास बहुत सारे साधन थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे जिनसे भारत की इतनी शक्ति नहीं थी कि भारत उनसे लड़ सके। तो इसीलिए गांधी जी ने ये नया तरीका अपनाया, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इसी से ही भारत में स्वतंत्रता की स्थापना होगी। गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ कौन कौन से आंदोलन किए, इनके बारे में बात करते हैं। भारत में जो पहला सत्याग्रही आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था, वो किया था 1916 में। बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पे किसानों को बागानी व्यवस्था की जो दमनकारी नीति अंग्रेज़ों की चली हुई थी, उसके खिलाफ किसानों के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह किया था, और उसमें उनको जीत भी हासिल हुई थी। उसके बाद 1917 में खेड़ा नामक जगह है गुजरात में, वहाँ पे किसानों का साथ देने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, और वहाँ पे भी उनको जीत हासिल हुई। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के जो कर्मचारी थे, जो मजदूर थे, उनकी सहायता के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, और वहाँ पर भी उनको जीत हासिल हुई। फिर महात्मा गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो अपने सत्याग्रह थे, उनसे जो उनको जीत हासिल हुई, जो उनको सफलता हासिल हुई, उसके चलते उन्होंने सोचा कि हमें रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में सत्याग्रही आंदोलन शुरू करना चाहिए। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में रैलियां होने लगी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय नेताओं की मनाही के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने बहुत जल्दी से रोलेट एक्ट को पास कर दिया। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक्चुअली एक ऐसा कानून था जिसके ज़रिए भारत में जो भी लोग आंदोलनकारी गतिविधियों में भाग लेते थे, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, और उन पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता था, और उनकी कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होती थी। उनको 2 साल के लिए सीधा जेल में डाल दिया जाता था। जब रोलेट एक्ट के विरोध में
पूरे देश में सत्याग्रह शुरू हुआ तो जगह जगह पर रैलियां होने लगी, जुलूस निकाले जाने लगे। रेलवे वर्कशॉप में जो लोग काम करते थे उन्होंने वहाँ पे काम करने से मना कर दिया। जो सरकारी दफ्तरों में लोग काम करते थे उन्होंने मना कर दिया। मतलब और टेलीग्राफिक जो सेवाएं थी उन्हें बंद कर दिया गया। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, दुकानों में अंग्रेजी सामान रखने से मना कर दिया। मतलब ओवरऑल पूरी तरह से सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए और अंग्रेजी सरकार के नाक में दम हो गया। अब इस तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दमन अब उस आंदोलन को ख़त्म करने की पूरी उन्होंने शक्ति अपनी लगा दी। जगह जगह पर लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा। पंजाब में बहुत सारे नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया। और 10 अप्रैल 1919 के दिन पुलिस ने एक जुलूस पर गोली चला दी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने बैंकों पर, रेलवे पर जगह जगह हमले बोलने शुरू कर दिए और लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए, जिससे बौखलाकर अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और इस सब की कमान जनरल डायर के हाथ में सौंप दी। जनरल डायर जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। उसने एक बहुत ही घृणित काम किया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर शहर में बैसाखी के मेले में सब लोग, जलियांवाला बाग एक जगह थी वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उसको देखने के लिए सब लोग वहाँ पे गए हुए थे। वो ऐसी जगह थी जो चारों तरफ से घिरी हुई थी और उसमें आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जनरल डायर अपने साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर वहाँ पे पहुँचा और जो मेन गेट था, जो वहाँ से निकलने का रास्ता था, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और उसने अंधाधुंध वहाँ पे जितने भी लोग थे उन पर गोलियां चला दी, जिसमें कि हज़ारों लोगों की मौत हो गई। ये हरकत करने के बाद भी जब जनरल डायर से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने लोगों के मन में, आंदोलनकारियों के मन में डर पैदा करने के लिए ये सब किया है। जैसे जैसे ये खबर पूरे देश में फैली, उत्तर भारत के सभी लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इस हत्याकांड के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। जगह जगह हड़तालें होने लगी, जुलूस निकाले जाने लगे, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। इस सब आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, निर्ममता से कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने लोगों को आतंकित और परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। लोगों को ज़मीन पर घिस कर चलने के लिए बोलने लगे। उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए विवश किया जाता था। अंग्रेज़ी लोगों को सलाम करने के लिए बोला जाता था। और एक पंजाब में एक जगह है गुजरावाला, उस पर वहाँ पर बम बरसाए गए। इस तरह से जगह जगह जो देश में आतंकी घटनाएं होने लगी अंग्रेजी सरकार की तरफ से, लोगों को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा था। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने ये अपना आंदोलन वापस ले लिया। सत्याग्रह जो आंदोलन उन्होंने चलाया था वो उन्होंने वापस ले लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह पूरे देश में किया गया था वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी आंदोलन साबित हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन है ये केवल गाँवों और नगरों तक ही सीमित रहा। गांधी जी चाहते थे कि ये जो आंदोलन है पूरे देश में व्याप्त हो, और पूरे देश में कोई भी आंदोलन व्याप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों को साथ में लाया जाए। इसी के साथ चलते हुए उसी समय एक खिलाफत नामक जो मुद्दा है वो भी फैला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की, जो कि एक देश है, वहाँ का जो बादशाह होता है उसे खलीफा की उपाधि दी जाती है, जिससे कि मुस्लिम लोगों में धर्मगुरु माना जाता था। तो उस धर्मगुरु के लिए वहाँ पे एक खबर फैली कि बहुत ही ज़्यादा कठोर संधि को मानने के लिए उसको विवश किया गया है, राजा को, जो वहाँ का खलीफा था। उसकी वजह से मुंबई में खिलाफत नामक एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों ने। इसी मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन और एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, असहयोग आंदोलन। असहयोग और खिलाफत वैसे शब्दों में अगर हम जाएं तो एक ही चीज़ है। खिलाफत यानी कि किसी चीज़ के विरोध, किसी चीज़ का विरोध करना, सहायता नहीं देना, और असहयोग का मतलब ये है कि सहयोग नहीं करना। तो दोनों सेम ही, अगर शब्दों पे जाएं तो दोनों सेम ही हैं, बस ये है कि वो उर्दू में है और वो हिंदी में है। तो इस चीज़ को लेकर महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लाने का प्रयास किया और उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसको हम असहयोग के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि
अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर जो कब्ज़ा किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमने उनको इजाज़त दी, हम उनको सहयोग कर रहे हैं और इसीलिए वो हमारे देश पर कब्ज़ा आज भी किए हुए हैं। अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें तो जल्दी ही वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे और स्वतंत्रता की स्थापना भी हो जाएगी। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग नामक ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की। जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसी के साथ साथ पूरे देश में ये आंदोलन व्याप्त हो गया, लेकिन सभी लोगों के मन में इसके प्रति आशाएं अलग अलग थी। असहयोग आंदोलन में हिस्सा तो सबने ले लिया था, लेकिन सबके लिए अलग अलग अपेक्षाएं थी। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, सबसे पहले जो विद्यार्थी वर्ग है, हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज स्कूल छोड़ दिए। स्कूलों में जो अध्यापक कार्यरत थे, जो हेडमास्टर कार्यरत थे, उन्होंने अपनी अपनी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे दिया। सेना से सैनिकों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह से ये आंदोलन, लोगों ने अदालतों में मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। चुनावी कमेटियों का उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। विदेशी सामान लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में, विदेशी सामानों में अपना धन लगाने से मना कर दिया और इसकी वजह से जो आर्थिक रूप से प्रभाव इसका पड़ा, इसका जो प्रभाव आर्थिक रूप से पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक था और अंग्रेजी सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ा। जब विदेशी सामानों का बहिष्कार लोगों ने किया, उसके बाद लोगों ने विदेशी कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया और स्वदेशी कपड़े पहनने उन्होंने शुरू कर दिए, जिससे कि भारत का जो हथकरघा उद्योग था वो फिर से अस्तित्व में आने लगा और उसका विकास होने लगा। लेकिन हर एक चीज़ जब एक बढ़ती है तो धीरे धीरे वो कम भी होती है। तो इसी तरह से असहयोग आंदोलन की गति भी धीमी पड़ने लगी और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा। मुख्य कारण ये था कि जो भारत में कपड़ा बन रहा था, खादी जो कपड़ा तैयार हो रहा था वो थोड़ा महंगा था, जबकि जो विदेशी फैक्ट्रियां लगी हुई थी उनसे बनने वाला कपड़ा सस्ता था। महंगा कपड़ा जो गरीब जनता थी वो नहीं खरीद पा रही थी। तो इसलिए धीरे धीरे ये जो असहयोग वाला आंदोलन था वो, उसकी गति धीमी पड़ने लगी और आर्थिक जो प्रभाव था उसकी वजह से इस पे काफ़ी असर हुआ। लेकिन शहर के साथ साथ गांव के लोगों ने भी इसमें शामिल होना शुरू कर दिया। जगह जगह पर जो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे वो इसमें शामिल हो गए। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन चल रहा था, जो कि जमींदारों और तालुकेदारों के विरोध में था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लगान उनसे लेते थे, बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। जब इस आंदोलन में किसानों ने भाग लिया तो उन्होंने तालुकेदारों, जमींदारों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी हिंसक प्रवृत्तियां, सारी हिंसक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने लगे, जिससे कि महात्मा गांधी खुश नहीं हुए, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के ही मार्ग पर चलकर वो अपनी बात को मनवाने के समर्थक थे। लेकिन यहाँ हो कुछ उल्टा ही रहा था और लोग जो है वो अहिंसा के स्थान पर हिंसक गतिविधियों को आगे बढ़ाने लगे थे। तो लोगों की हिंसक गतिविधियों की वजह से परेशान होकर महात्मा गांधी जी का ये जो आंदोलन है ये बंद हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आंदोलन करना बंद कर दिया। उन्होंने आगे भी आंदोलन किए और उनके बहुत सारे आंदोलनों की वजह से हम लोगों को आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसके बाद हमारा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए मैं सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि जो हमारा लेसन है बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है और इतना सारा सब कुछ अगर एक साथ ही मैं आपको पढ़ाऊँगी तो शायद आपके माइंड में ना आ पाए। इसीलिए इसका सेकेंड वीडियो, जो बाकी हमारा आधा लेसन बचता है वो मैं सेकेंड वीडियो में पढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स अवेलेबल करा दूँगी और नोट्स की वीडियो लेकर आऊँगी। इसीलिए अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कुछ दोस्त पढ़ना चाहते हैं और वो आप ही की क्लास में हैं और उनको भी डाउट है इन सब चीज़ों को लेकर, तो मेरी वीडियो को उनको शेयर करिए ताकि वो देख पाएँ और उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।